हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप लोगों के। देखो भैया, जो 27 सितंबर को और 28 सितंबर को सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, उन सभी में साइंस के बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे। नॉर्मल क्वेश्चनों के आंसर तो सभी ने दे दिए, लेकिन 27 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी, उसमें दो तीन जो क्वेश्चन आए थे वो बढ़िया ही लेवल के पूछे गए थे। उसमें देखो, नॉर्मल साइंस के जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके आप सॉल्यूशन देखोगे तो उनको इक्वेशंस लिखने ही नहीं आ रहे, वो ऐसे ही लिख दे रहे हैं। कॉपर नाइट्रेट को लिख दिया CuNO3, क्योंकि उनको ऑक्सीडेशन स्टेट उन्होंने पढ़ा ही नहीं, तो कहाँ से लिखेंगे वो। तो देखो भैया, जो 27 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन साइंस के मेरे को बढ़िया लगे। बाकी तो आप सभी ने कर दिए होंगे, लेकिन जो वो क्वेश्चन पूछे गए थे वो अपने केमिस्ट्री से रेलिवेंट थे, इसलिए मेरे को अच्छे लगे। तो आपने 12th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी। पी ब्लॉक में आपको HNO3 की रिएक्शंस दे रखी हैं, कॉपर के साथ में और जिंक के साथ में, तो वो क्वेश्चन वहां से उठाए गए थे। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉपर रिएक्ट्स विद कंसंट्रेट HNO3, तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे अपन को। यदि कॉपर की रिएक्शन सांद्र HNO3 के साथ में अपन करा दें तो अपन को प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे। तो आपको समझना है पहले कि कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेट का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा कम हो, उसे बोलते हैं कंसंट्रेट। और डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। बस यही समझ लो आप। बरसात के दिनों में यदि कीचड़ हो रहा है तो उसे तो बोल दो कंसंट्रेट, और यदि भारी बारिश हो गई 3-4 घंटे तो वो हो गया डाइल्यूट। ये देसी तरीका है समझने का। अब देखो, आपको रिएक्शन दी थी कॉपर प्लस कंसंट्रेट HNO3, तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा। आपको हिंदी में दे रखा है, लेकिन समझ लो, कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो नाइट्रेट होता है -1 में, तो नाइट्रेट के 2 मोल लगेंगे, जबकि कॉपर का 1 मोल लगेगा, तो CuNO3 का होल 2 बनेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी NO2, और एक जल का अणु निकल जाएगा H2O। अब रिएक्शन को आप बैलेंस करके देख लेंगे, अपन को कोई परेशानी नहीं है। और ना बैलेंस करके आपको दे रखी है रिएक्शन, तो आपका जो आंसर आएगा कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस प्लस पानी, ये आपका ऑप्शन है। अब जो भी ABCD जो भी ऑप्शन होगा उस तरीके से आप कर लोगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दे रखा है जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3, अर्थात अब पहले कंसंट्रेट के साथ में पूछ ली, अब डाइल्यूट के साथ में पूछ ली। अब देखो, पहले तो हिंदी में दे रखा था तो कोई परेशानी नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस करो या मत करो, या ऑक्सीडेशन स्टेट का पता है या नहीं पता, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब आपको इक्वेशन दे रखी है, तो जिंक नाइट्रेट बनेगा ZnNO3 का होल 2, क्योंकि जिंक भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। उसके बाद में निकलेगी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्शन करेगा, और उसके साथ में निकल जाएगा एक जल का अणु। तो इस तरीके से रिएक्शन बनेगी ZnNO3 का होल 2 प्लस N2O प्लस H2O। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है सोडियम का। क्या पूछा गया है देखो, मैं एक बार बता देता हूं आपको। सोडियम का जो क्वेश्चन है वो है, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन ए केरोसिन ऑयल बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव। बिल्कुल सही बात है भैया। ये आपने जब लेबोरेटरी में कभी देखी हो BSc के टाइम पे, तो आपको सोडियम के टुकड़े थे वो केरोसिन में एक डब्बे में मिलते थे, ऊपर की साइड में कोने में रखे हुए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल मोर रिएक्टिव होती हैं, क्योंकि वो क्षार की तरह बिहेव करना चाहती हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं अपना, तो वो क्या है, मोर रिएक्टिव होती हैं। इसलिए सोडियम जो वातावरणीय ऑक्सीजन होती है उसके साथ में रिएक्शन कर लेता है और विस्फोट करने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए उसको डाल देते हैं केरोसिन में। दूसरा क्वेश्चन कहा है कि सोडियम तीव्रता के साथ में N2 के साथ में रिएक्शन करता है। तो देखो, N2 नाइट्रोजन अपने जो 78% है एयर में, जो वातावरण है अपना 78% है, 78% है, फिर भी नॉन रिएक्टिव है। रीजन क्या है, नाइट्रोजन में मिलता है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा मिलता है, 2 पाई मिलते हैं। अब ये क्या करते हैं, तीनों बॉन्ड मिल रहे हैं तो आपस में क्या है, कंपाउंड स्टेबल है N2 स्टेबल है, तो आसानी से रिएक्शन नहीं करता। जब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन आप चेंज करते हो उसके साथ में रिएक्शन करता है। तो आपका जो पहला कथन है वो तो सही है, लेकिन कारण क्या है इसका गलत है। इस तरीके से सॉल्यूशन आपको आने चाहिए। अब ये बातें क्या है, साइंस वालों को तो समझ में आ रही होंगी, लेकिन सीईटी का एग्जाम तो आर्ट वालों ने भी दिया है,
और कॉमर्स वालों ने भी दिया है, तो परेशानी उनको समझने में आ रही होगी। तो भैया इस तरीके से 3 क्वेश्चन आपको 27 सितंबर की शिफ्ट में पूछे गए थे, जिनका सॉल्यूशन ये है। बाकी तो आप सारे क्वेश्चन और तो कर ही लोगे साइंस के, जो नॉर्मल, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्त किससे संबंधित है, हीमेटोलॉजी वगैरह आती है उसमें, हीमेटोलॉजी, क्योंकि हीम मिलता है, हीम, हीम में कौन सा मिलता है, आयरन मिलता है, और आयरन मिलता है तो क्या हो गया, हीमेटोलॉजी। इस तरीके से साइंस के और भी क्वेश्चन है, लेकिन वो सरल हैं, तो वो अपने नॉर्मल व्यक्ति भी कर देगा अगर याद करे होंगे तो। बाकी ये 3 क्वेश्चन अपने क्या थे, केमिस्ट्री से रेलिवेंट थे। और मैं यदि आपको 27 सितंबर का जो मॉर्निंग वाला शिफ्ट है उसमें भी केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछे गए हों, या 28 वाले में पूछे गए होंगे, तो उनका भी मैं आपको इस तरीके से डिटेल्ड सॉल्यूशन बता दूंगा, ताकि आपकी अंतरात्मा खुल जाए कि किस तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना था। बाकी आंसर की देखोगे आप यूट्यूब पे 1-1 लाख व्यूज हो गए, लेकिन साइंस के आंसर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कोई भी टीचर ने नहीं बताया, क्योंकि टीचरों ने बोल दिया कि आपके साइंस के टीचर उपलब्ध नहीं है, तो हम उनके क्या आंसर लिख के लेकर आए और उन आंसरों को आपको बता रहे हैं। बताने का रीजन क्या है, क्योंकि वो सॉल्व करेंगे तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये आपके 12th की एनसीईआरटी पी ब्लॉक से पूछे गए थे, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कर देना भैया, सब्सक्राइब कर देना, साथियों के साथ में शेयर भी कर देना। थैंक यू। राम राम साहब।